हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है लास्ट ईयर पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये पेपर जो है इवन सेमेस्टर 2022-23 में आया हुआ था और जो पेपर कोड था वो BME 3201 था। इस समय जो पेपर का कोड है वो क्या है, उस इस समय जो पेपर का कोड जो आएगा वो क्या है, NME 4101। NME 4101। यही जब नेक्स्ट इवन सेमेस्टर में पेपर होता है तो 1 की जगह क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। या तो ये क्या हो जाएगा, NME 4201, राइट। नेक्स्ट सेमेस्टर में, इवन सेमेस्टर में जो पेपर होता है उसमें कोड ये हो जाता है, ऑड सेमेस्टर में पेपर का कोड ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाता है। ये पेपर जो है BBD यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। BBD यूनिवर्सिटी में जो है अभी एग्जाम आने वाले हैं, सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, तो उसमें ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें से जो है 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, फंस सकते हैं। अब इस पेपर में ध्यान देना है आपको कि इस पेपर को जो है 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहले इस पेपर को हम देखेंगे, नोट करेंगे, लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ऐसे ही लिखा रहेगा, कुछ और नोट में भी लिखा रहेगा कि एज्यूम डाटा इज, इफ एनी एज्यूम डाटा, यू कैन एज्यूम डाटा इफ मिसिंग। और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर होना जरूरी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप एग्जाम में ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, बीटेक एग्जामिनेशन 2023-24। यहाँ पे ऑड सेमेस्टर लिखा होगा सेमेस्टर के पेपर में, अभी जो आने वाला है। अगर इवन सेमेस्टर है तो इवन सेमेस्टर लिखा होगा। सब्जेक्ट का नाम, 3 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 60 मार्क्स का है। आपको जो इसमें मिनिमम मार्क्स गेन करने हैं वो कितने करने हैं, वो 18 मार्क्स गेन करने हैं। पासिंग मार्क्स 18 मार्क्स होता है, इसका 30%, राइट। इसका 30% होता है। पूरे जो है क्वेश्चन 60 मार्क्स का है। तो NME 4101, आइए देखते हैं। अब इस पेपर में आपको सेक्शन ए में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें 8 क्वेश्चन है, 8 पार्ट है, जिसमें 8 पार्ट आपको करने होते हैं। और ये जो है कितने नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है। नेक्स्ट जो है, जो पेपर है वो सेक्शन बी है। सेक्शन बी में दूसरा को जो क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें जो है 4 पार्ट्स होते हैं, A, B, C और D। ये 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से जो है आपको केवल 2 पार्ट करने होते हैं। हर एक पार्ट जो है 6 मार्क्स का होता है और 2 मिलके क्या हो जाएंगे, 12 मार्क्स का। तो दूसरा क्वेश्चन 12 मार्क्स का, पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का, टोटल हो गए 20 मार्क्स। बाकी जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन है वो किससे आते हैं, सेक्शन सी से आते हैं। तो सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आइए देखते हैं। सेक्शन सी में जो है टोटल जो है, सेक्शन सी में टोटल जो है 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं सेक्शन सी में। हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, ए बी और सी, ए बी सी। ऐसे हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से आपको केवल और केवल कितने, 2-2 पार्ट करने होते हैं। लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड एनी 2 पार्ट्स ऑफ फ्रॉम ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन से आपको जो है 2-2 पार्ट्स करने हैं। जैसे थर्ड का ए है, ये क्वेश्चन दिया है, बी है, सी, इसमें से केवल और केवल 2 पार्ट करने होते हैं, राइट। ऐसे फोर्थ में ए है, बी है और सी है, इन तीनों में से 2 पार्ट्स करने होते हैं। फिफ्थ में ए, बी और सी है, ऐसे ही 2 पार्ट इसमें भी करने होते हैं। ऐसे 6 का ए बी सी, इसमें भी 2 पार्ट करने होते हैं। हर एक पार्ट का क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर का होता है और कुल मिला के जो है आपको 8 पार्ट करने हैं 4 क्वेश्चन में। ठीक है, तो 5 8 जा 40 मार्क्स का ये हो जाता है। कुल मिला के जो है कितना मार्क्स हो गया, 20 पहले हो गया था और 40 ये कितना हो गया, 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स का आपको क्वेश्चन करना है। अब पेपर में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके जो अभी सेमेस्टर में पेपर आने वाला है, जिसका कोड NME 4101 होगा, उसमें जो है सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज किया गया है। इस पेपर में जो सिलेबस है और जो अभी होने वाला है उसमें थोड़ा सा रिवीजन किया गया है, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें से हम जो है सॉल्व नहीं कराएंगे। जैसे फर्स्ट का सी पार्ट जो है क्या है, डिफाइन शियर फोर्स एंड बेंडिंग, ये क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। ये क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि अब ये लेटेस्ट जो अपडेट है सिलेबस का BBD यूनिवर्सिटी का, उसमें ये जो है सिलेबस नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो नहीं कराने वाले हैं। जैसे कि जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी दिया है, ड्रॉ दी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको भी नहीं कराएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं है आपके सिलेबस में। जैसे कि जो है हम यहाँ पे देखें तो ये जो है बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट, ये भी नहीं है। और जो है और भी देखते हैं, जैसे कि जो है
ये क्वेश्चन एक है स्ट्रेन एनर्जी का, ये भी आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है। तो 3-4 क्वेश्चंस इसमें से नहीं कराएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का, फर्स्ट का ए पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब ये जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का है, तो आपको किस तरह से लिखना है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से क्या समझते हैं आप। तो ये जो क्वेश्चन है क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इसमें हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे, आपको एक नंबर के लिए कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो द प्रोसेस बाय विच, इसमें हम लिखेंगे द प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिससे, ऐसा प्रोसेस जिससे अ फोर्स, अ फोर्स split, the process by which a force split or divide into two or more parts, more parts which which creates, which creates the same effect, which creates the same effect, which creates the same effect on the body, on the body, on the body is called resolution, resolution of forces, resolution of force। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक फोर्स जो है दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में स्प्लिट होता है या डिवाइड होता है, जो कि सेम इफेक्ट जो है प्रोवाइड करता है किसी बॉडी पे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ दी फोर्सेस। क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ दी फोर्सेस। जैसे कि आपने एक फोर्स लगाया क्या, 20 न्यूटन का, राइट, हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल पे लगाया आपने। अब इसको हमें दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो एक जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओ ए डायरेक्शन में, और एक वर्टिकल डायरेक्शन ओ बी में हमें स्प्लिट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम 20 का जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 20 cos 30, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 20 sin 30। तो इस फोर्स को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, कौन कौन सा, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में हमने या दो पार्ट में इसको हमने क्या किया, स्प्लिट कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन। अगर तीन पार्ट में कैसे करेंगे, अगर थ्री डायमेंशनल वेक्टर की बात करते हैं, मान लीजिए फोर्स जो लग रहा है वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो उसमें तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो है दूसरा जो क्वेश्चन है फर्स्ट का बी पार्ट, आइए देखते हैं बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो आपने देखा होगा फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में, जैसे एक रफ सरफेस है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं, तो जो है इन दोनों के बीच में, ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो है एक जो है कंडीशन होता है। इन दोनों के बीच में सरफेस की प्रॉपर्टी की वजह से, सरफेस रफ है या स्मूथ है, उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो अकर करता है, जिसकी वजह से अगर हम इसको फोर्स लगाएं इधर जो है मूव करने के लिए, तो ये सरफेस इसको रोकने की कोशिश करता है। वो किस वजह से रोकने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आता है, ठीक है। अब हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है ये डिफाइन करना होता है। तो बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी ऐसी एक कंडीशन होती है जिसमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा मैक्सिमम अपने जो है लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू पे होती है, मतलब मैक्सिमम होती है, जिसमें बॉडी क्या होता है, रेस्ट में रहता है। जैसे कि बॉडी रेस्ट में रहता है, तो हम इसको लिखेंगे कहते हैं कैसे, इसको हम लिखेंगे इट इज ए कंडीशन, इट इज ए इट इज अ कंडीशन, it is a condition या situation, it is a condition, it is a condition in which, it is the condition in which frictional force, frictional force is maximum and the body is remains at rest, in which frictional force, frictional force is maximum
and object remains at rest. ये होता है. It is the condition in at it is a condition in which frictional force is maximum and object remains at rest. इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए ध्यान से, ये जो है ऑब्जेक्ट क्या है, ये रखा हुआ है रफ सरफेस पे. अब हम इस पे 2 न्यूटन का फोर्स अगर लगाते हैं तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ता है. राइट? क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन का लग जाता है. उसके बाद अगेन हम जो है इस पे अगर हम फोर्स लगाएं 5 न्यूटन का, फिर भी ये आगे नहीं बढ़ता है. इसका मतलब फिर से जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसी के बराबर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ता है. फिर एक कंडीशन आती है, जैसे ही हम इस पे 5 से जो है 5 से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स, मान लीजिए 6 न्यूटन का लगाते हैं, वैसे ही ये जस्ट स्लाइड करने की कोशिश करता है, मोशन करने की कोशिश करता है. ठीक है? जैसे ही 6 से थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे, वैसे ही ये आगे स्लाइड करने की कोशिश करने लगता है. तो जो 6 न्यूटन का जो फोर्स है उसी को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे. और इस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये जिस 6 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया है, इस 6 न्यूटन के फोर्स की वजह से जैसे ही हम इससे जस्ट बढ़ाते हैं जो है वैल्यू, वैसे ही क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है. इसका मतलब मैक्सिमम जो फोर्स लग रहा है जब बॉडी रेस्ट में रहती है, तो वो क्या है, 6 न्यूटन है. और इसी 6 न्यूटन को क्या कहेंगे, दिस इज द कंडीशन एट विच मैक्सिमम फ्रिक्शन अकर्स. मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ रही, वो क्या है, 6 न्यूटन आ रही. तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन. दिस कंडीशन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो ये जो है 2 क्वेश्चंस हो गए. अब ये नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, फर्स्ट का डी है. डी जो है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द नंबर ऑफ जॉइंट्स जे एंड नंबर ऑफ मेंबर्स एम इन ए सिंपल ट्रस. मतलब एक सिंपल ट्रस में नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ मेंबर्स में रिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे. तो ट्रस में जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रस में जो है एम को नंबर ऑफ मेंबर्स कहते हैं और जे को नंबर ऑफ जॉइंट्स. तो नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ जॉइंट्स में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन पहले लिख देते हैं. तो रिलेशन होता है एम इज इक्वल टू 2j -3. अब यहाँ पे जो है मोर ऑफ द बुक्स में ये आपको जो है डिनोट किया जाता है. ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे जे और एम कैपिटल में है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एम इज इक्वल टू 2j-3. ये जो है रिलेशन होता है. इसी रिलेशन को यहाँ पे लिखना है. एक नंबर का है, एक नंबर मिल जाएगा. अब ये रिलेशन किसके लिए होता है, ये परफेक्ट ट्रस के लिए होता है. ये रिलेशन किसके लिए होता है, परफेक्ट ट्रस. मतलब परफेक्ट ट्रस में जो है ये रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए. मान लीजिए जो है हम यहाँ परफेक्ट ट्रस की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक ट्रस मैं बनाने जा रहा हूँ ये. ठीक है? ये ट्रायंगुलर ट्रस है, सबसे छोटा ट्रस होता है, जिसमें जॉइंट्स, इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं. और ये जो ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या है, मेंबर्स हैं. तो जो है जॉइंट्स कितने हैं, जॉइंट्स की बात करें तो जे इज इक्वल टू क्या, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स हैं, ये 3 हो गए. और मेंबर कितने हैं, ये भी 3 है. अब हम इस इक्वेशंस को देखें, एम इज इक्वल टू 3 आ रहा है और राइट हैंड साइड चेक करें 2j-3, तो 2 इंटू 3-3 ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है. इसलिए क्या है, परफेक्ट ट्रस को ये जो है फॉलो कर रहा है. और भी कई टाइप के ट्रस होते हैं, जैसे इम्परफेक्ट ट्रस होते हैं. इम्परफेक्ट में भी 2 टाइप के ट्रस होते हैं. इम्परफेक्ट ट्रस में 2 टाइप के ट्रस होते हैं. एक होता है आपका जो है डिफिशियंट ट्रस, डिफिशियंट. और एक होता है क्या, रिडंडेंट, रिडंडेंट ट्रस, रिडंडेंट. डिफिशियंट में क्या होता है, ये जो है फॉलो नहीं होता है. इसमें क्या होता है, m इज लेस देन 2j-3 हो जाता है. और रिडंडेंट ट्रस के लिए m इज ग्रेटर देन 2j-3 होता है. नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं तो उस केस में रिडंडेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स कम होते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है तो परफेक्ट में, उस केस को हम क्या कहते हैं, डिफिनिट. तो आपको केवल और केवल एक नंबर के क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, केवल इतना ही लिखना है बस. इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है. ठीक है? ये है, ये भी लिख सकते हैं, m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स. ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट. ई पार्ट में क्या कह रहा है, ई पार्ट में कहा जा रहा है डिफाइन सेंट्रॉइड ऑफ एरिया. तो आइए देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन सेंट्रॉइड ऑफ एरिया. डिफाइन सेंट्रॉइड ऑफ एरिया. सेंट्रॉइड ऑफ एरिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आपको लिखना है एक नंबर में. तो कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, the centroid of area, the centroid of area, the centroid of area is that point. The centroid of area is the point where, is the point, is the point where the whole area, point
is the point where where the whole area is considered, where the whole area is considered, where the whole area is considered to be concentrated, ठीक है। तो क्या इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेंट्रॉइड किसी एरिया का ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कि जो है उस पॉइंट पे पूरा एरिया जो है वो क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। जैसे जैसे हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल जो है का एरिया, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कहाँ पे, यहाँ पे कहीं कंसंट्रेट होता है, राइट, पूरा एरिया। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल जो है इसका जो है सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं होता है, राइट। और भी हम जैसे सेमी सर्किल की बात करें तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पे जो है, सेमी सर्कुलर प्लेन जो होता है उसका जो है सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं होता है, राइट। अगर इसको हम इस तरह से रख दें तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे एरिया के रेस्पेक्ट में, कि जो है ऐसा पॉइंट जिसमें होल एरिया क्या होता है, वो कंसंट्रेट होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पूरे एरिया को ना मान के इसको पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना हो तो यहीं पे हमें रखना पड़ेगा। इस पूरे एरिया को जो है हमें हटा के एक पॉइंट की तरह यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, होल एरिया एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया कहेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। इसको हम ज्योमेट्रिकल सेंटर भी बोलते हैं। किसी जो है पार्टिकुलर फिगर का, प्लेन फिगर का या एरिया जो है का हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना लिख देंगे तो आपको एक नंबर अच्छे से मिल जाएगा। और भी आगे आप लिखना चाह रहे हैं तो जो है सेंट्रॉइड को हम कैसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, इसको मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स डी ए अपॉन डी ए, ठीक है। अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स बार वाई बार है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार है, तो हम एक्स बार को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए, और वाई बार को हम क्या लिख सकते हैं, वाई डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए। इस तरीके से हम मैथमेटिकली एक्स बार और वाई बार, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं, एक्स बार और वाई बार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमें डिफाइन करना है फोर्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स। ये तीनों चीजों को डिफाइन करना है। तो फोर्स जो है बेसिकली आप जानते हैं, फोर्स क्या होता है, एक टाइप का पुश या पुल होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, ये ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है, एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ capable of capable of changing capable of changing capable of the position changing the position of any object, position of any object या body, राइट। ये हम लिख सकते हैं, राइट। दूसरा क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। देखिए मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, एक होता है मूवमेंट, तो मूवमेंट जो है अलग चीज होती है, मोमेंटम अलग चीज होती है, ठीक है। तो आपके जो पेपर में क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम जो है क्या होता है, ये जो है दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास, क्या होता है, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ it is the product of mass and velocity of any object, velocity of any object, ठीक है। इसके लिए फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से एम ए, जहां एम क्या है, मास है, और ए क्या है, एक्सलेशन है। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट जो है क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इसके बारे में छोटा छोटा लिख लेंगे, एक नंबर में बहुत हो गया ये। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे,
चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, जैसे आपने जो है एक फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से जो है चल रहा था, उस पे आपने फोर्स लगाया तो वो उसका वेलोसिटी क्या होगी, वी हो गई। तो वी यू से वी हो गई, तो जब वेलोसिटी यू थी तो मोमेंटम कुछ और था, वी हो गई तो कुछ और हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। इसी चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स, इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है, इसको हम क्या कहेंगे, जो है फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, बस इतना काफी है, एक नंबर में 3 चीज बहुत पूछ। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, राइट द रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमें लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो इन दोनों में क्या एक फार्मूला होता है इन दोनों के बीच में, वो हमें लिखना है। तो फार्मूला हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, रिलेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू 2g, E is equal to 2g ब्रैकेट 1 प्लस 2 म्यू, 2 म्यू, ये रिलेशन होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G, राइट। अब किसी बुक में G को अलग जो है कुछ लिखते हैं, ईटा लिख देते हैं, तो आपको अगर ईटा लिखना है, ईटा लिख के वो लिख सकते हैं कि इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोला गया है। म्यू क्या है, यहाँ पे एक थर्ड क्वांटिटी क्या है, म्यू। म्यू क्या है, म्यू को हम क्या कहते हैं, पॉइसन रेशियो। म्यू क्या है, पॉइसन रेशियो है, राइट। तो म्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वेयर वेयर म्यू इज द पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो, राइट। ये हो जाएगा। तो बस यही रिलेशन लिखना है, एक नंबर आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से। E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस 2 म्यू। और भी जो है चीजें हैं, जैसे कि हमें अगर पूछ रहा है कि जो है E और K में क्या रिलेशन है ना, बल्क मॉडुलस, है ना, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या रिलेशन है, तो लिख देंगे E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तीनों के बीच में अगर हमसे पूछता है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इसके लिए भी जो है फार्मूला। इसके लिए फार्मूला है E इज इक्वल टू 9k g अपॉन g प्लस 3k, ये भी एक फार्मूला होता है। तो तीनों में रिलेशन के लिए ये फार्मूला है, E और K के बीच में ये भी फार्मूला है, और E और G के बीच में ये फार्मूला है। इसके लिए एक और फार्मूला आता है, 1 अपॉन करके आता है, उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन है, एक नंबर का है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, डिफाइन पॉइजन रेशियो, डिफाइन पॉइजन रेशियो। तो ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का। आइए देखते हैं तो पॉइजन रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं। हम लोग जब मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो जब स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं तो वहां पे पॉइजन रेशियो और इलास्टिक कांस्टेंट की बात करते हैं। तो अभी इसके पहले जो हमने फार्मूला लिखा था उसमें पॉइजन रेशियो म्यू आया था, राइट। वो होता क्या है, तो ये बेसिकली रेशियो होता है, इसको हम म्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो बेसिकली इसको हम लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड as the ratio, it is defined as the ratio, it is defined as the ratio of it is defined as the ratio of lateral strain, ratio of lateral strain to longitudinal strain। लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या कहेंगे, जो है पॉइजन रेशियो कहेंगे, और उसको हम किससे लिखेंगे, म्यू से लिखेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन, म्यू इज इक्वल टू डैश, एक लाइन बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे लेटरल स्ट्रेन, और नीचे लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखना है तो हम क्या, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इस पे हम स्ट्रेच करेंगे, इसको पी फोर्स लगा के, पी फोर्स से स्ट्रेच करेंगे तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, पहले जो है स्ट्रेच हो जाएगा, पहले लेंथ कितना था,
पहले एल था, बाद में क्या हो गया डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। पहले जो है विथ कितनी थी, डी थी, बाद में छोटी होके क्या हो गई, डी माइनस डेल्टा डी हो गई, राइट। तो यहाँ पे हम जो है लेटरल स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन वो क्या होगा, चेंज इन दिस डी डेल्टा डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, राइट। और इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, पॉइसन रेशियो। तो यहाँ पर बस इतना ही आपको लिखना है एक नंबर के लिए, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है, इतना ही एक नंबर के लिखना है, काफी है। तो आई थिंक ये पहला जो है सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी का, जिसमें 4 पार्ट दिया है, 2 पार्ट करने हैं। तो पहला जो पार्ट है ए, वो जो है किस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये देखते हैं। लिखा है 2 स्मूथ स्फीयर ईच ऑफ वेट डब्ल्यू एंड ईच ऑफ रेडियस आर इन इक्विलिब्रियम। ईच ऑफ रेडियस आर मतलब दोनों स्फीयर का रेडियस क्या है, आर है। तो यहाँ पे आर दिया है लेकिन यहाँ गामा लिखा हुआ है, तो इसको हम कट करके क्या लिख देंगे, आर, क्योंकि ये मिसप्रिंट है, राइट। और ये इक्विलिब्रियम में है, इन्हें हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ विथ बी, जो कि बी की वैल्यू क्या है, 4r से कम है। तो बी जो है ये क्या है, 4r से कम है, राइट। ये दिया हुआ है। एएमडी, एएमडी नहीं लिखा है, ए एंड लिखा हुआ है, एम की जगह एन होना चाहिए। वर्टिकल साइड आज शोन इन फिगर फर्स्ट, राइट। फाइंड द 3 रिएक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ द चैनल। ये जो साइड ऑफ द चैनल में 3 रिएक्शन आएंगे, एक ये और एक ये, ए पर, बी पर और सी पर, ऐसे रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन आएंगे, उसको हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द साइड ऑफ चैनल ऑफ ऑल स्मूथ। और जो है जो चैनल के साइड्स हैं वो क्या है, स्मूथ है। आल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच, दूसरा जो स्फीयर है, दोनों आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी, मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन हमें निकालना है। तो 1 2 3 4, 4 चीजें अननोन है। अब हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है कि जो है वेट हमें डब्ल्यू दिया गया है, ठीक है, रेडियस आर दिया गया है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। अगर वैल्यूज दी होती तो बहुत आसान होता, वैल्यू नहीं दी गई है तो उसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम ऑफ द नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, राइट। तो आइए देखते हैं, ये फिगर हमने बनाया है, ये रेडियस, ये पहला जो है स्फीयर है, ये दूसरा है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, ये कितना है, बी है, और हर एक का वेट कितना है, डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्फीयर्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। फिर उस पर हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर जो है क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर फोर्स दिखाएंगे, तो हमें फोर्स के जो है डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है कि कितना एंगल किस पे बन रहा है। तो यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा एक दूसरे पे, इसकी वजह से इस पे और इसकी वजह से इस पे, तो वो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। तो हमें इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है ये कैलकुलेट करना होगा, राइट। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। और एंगल अगर निकल गया तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर हम इसको थीटा मान ले तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा बेसिकली। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करें। तो आइए देखते हैं, एक हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये क्या है, थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये टोटल वैल्यू बी है, और यहां से यहां तक का जो है क्या है, रेडियस आर है, यहां से यहां तक का भी रेडियस क्या होगा, आर होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, बी माइनस टू आर। क्या होगा, बी माइनस टू आर जो है ये डिस्टेंस होगा, राइट। और दूसरी चीज, यहां से यहां तक का, मान लीजिए सेंटर O1 है, ये O2 है, दूसरा स्फीयर। तो O1 दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखिए, आर ये भी है, आर ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2r होगा। ये क्या हो जाएगा, 2r होगा। अब हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की कैलकुलेट करें वैल्यू, तो कैसे आएगी। यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो ये इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम O2 और इसको O1 और इसको हम मान लेते हैं जो है P, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इसमें पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें ये तीसरा जो साइड है परपेंडिकुलर, ये निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, स्क्वायर रूट दिस स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेनस है, और ये क्या है, बेस है। हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, इसमें हम हाइपोटेनस का स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज 4r स्क्वायर, माइनस इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे, b माइनस 2r का होल स्क्वायर, राइट। ये कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4br, ये हो जाएगा माइनस 4br। इसको सॉल्व कर ले तो 4r स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4r² प्लस 4br। ठीक है, अब यहाँ माइनस 4r² 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4br माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, 4br माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वो क्या होगा, रूट 4br माइनस बी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2r, ये लिख लेंगे। और ऐसे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और बेस कितना है, b माइनस 2r है, और हाइपोटेनस कितना है 2r, ये हो गया। तो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, जो कि हमें आगे जो है यूज होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए दोनों जो है स्फीयर को हम फ्री कर लेंगे। पहला स्फीयर क्या है, पहला स्फीयर यहाँ हम बना लेंगे। ठीक है, हमने थोड़ा बड़ा बनाया है। ठीक है, और दूसरे स्फीयर को इधर बना लेंगे। ठीक है, दोनों पे साथ साथ बनाएंगे जिससे कि फोर्स को आसानी से हम, ये सेंटर्स हैं। अब पहला जो फोर्स क्या लग रहा है, इसका वेट, अपना वेट किधर लगेगा, इसका पहला है, पहला ये जो है स्फीयर है, ये दूसरा है, इस पे हम W लिख दिया, दोनों का वेट सेम है तो हम दोनों को W W लिख दिया, राइट। दूसरा रिएक्शन कहाँ से, ये रखा हुआ है, नीचे से रिएक्शन इधर से लगेगा, तो यहाँ से रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, हमने ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा दिया, और इसको हमने लिख लिया N, नॉर्मल रिएक्शन है, इसको हमने क्या लिख लिया N, और ये कौन सा पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसको हमने क्या लिख लिया NB। ठीक है, ऐसे ही यहां से भी टच कर रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया NA, यहां से दीवार लगाएगा रिएक्शन, राइट, NA लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस पे हम देखें तो ये केवल C पर टच कर रहा है, तो C से रिएक्शन ऐसे आएगा, इसको हम लिख लिया NC, राइट। और देखते हैं, और जो है ये इसकी वजह से इस पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, राइट। और जो है जो फोर्स लग रहा है इस पे, इसकी वजह से वो क्या है, नीचे की तरफ लगा, क्योंकि दबा रहा होगा ना, तो एक जो है फोर्स इस पे इधर लगेगा। ठीक है, उसको हम मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं R मान लेते हैं। ठीक है, और एक फोर्स इसकी वजह से इस पे लगेगा ऊपर की तरफ, और सेम होगा वो भी R, दोनों क्या होंगे, R होंगे, राइट। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें इसका जो है एंगल, देखिए ध्यान से, एंगल इसीलिए निकाला गया था, ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं थीटा, इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसको मान, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं कि जो है, अब हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, क्योंकि क्यों, ये दोनों स्फीयर के हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, इस पे रिएक्शन केवल इधर से एक आ रहा था और एक इसके कारण, ठीक है, ऊपर जा रहा था, बाकी इसका वेट अपना है, इसका अपना वेट हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन इस वजह से और बी पॉइंट की वजह से ऊपर की तरफ, और एक इस, ये स्फीयर इसको पुश कर रहा है, दबा रहा है, तो इसके रिएक्शन, और दोनों जो है एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में, दोनों फोर्स ये जो आर होते होंगे, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो है स्फीयर 1 है, और ये क्या है, स्फीयर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम है। पहले हम स्फीयर 2 पे जो है क्या करेंगे, स्फीयर 2 पे जो है हम एनसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे होगा कैलकुलेशन, आइए देखते हैं। पहले तो जो है इसका कंपोनेंट करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे दो पार्ट में, एक इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा क्यों होगा, क्योंकि थीटा जो है यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको मैंने रिजॉल्व किया, स्प्लिट कर लिया दो पार्ट में, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब केवल इसमें 4 फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4, इसको हम भूल जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, अब हम कहेंगे applying the equilibrium condition, applying equilibrium condition, equilibrium condition on sphere 2, क्या लिखेंगे, स्फीयर कौन सी करने, क्योंकि ये एक पॉइंट पे सारे फोर्स लग रहे हैं, तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो गया। कंकरेंट फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, हम पहले लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो इसमें हम y डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगेंगे, मतलब अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर लेंगे, या अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्सेज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज। अब अपवर्ड फोर्सेज कौन सा लग रहा है हमारा, आर साइन थीटा, क्या लग रहा है, आर साइन थीटा, तो यहाँ पे आर साइन थीटा लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा इक्वल टू W। ठीक है,
तो r इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4br माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू w। तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा w मल्टीप्लाइड बाई 2r अपॉन 4br माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये जो है हमारा पहला आंसर आ गया, क्योंकि हमें रिएक्शन जो एक दूसरे पे अप्लाई कर रहा है फोर्स, हर एक ईच स्फीयर, वो फोर्स कितना है, आर है, और किसके टर्म्स में आ गया, डब्ल्यू और आर और बी के टर्म्स में आ गया, क्योंकि इन्हीं तीनों के टर्म्स में हमें निकालना है। तो ये पहला आंसर आ गया। दूसरा जो है, हम इसमें जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, दिस डायरेक्शन माइनस रिवर्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड फोर्सेस इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्सेस। तो राइट साइड में फोर्स कौन सा लग रहा है, आर कॉस थीटा, लेफ्ट साइड में क्या लग रहा है, एनसी। तो राइट साइड में क्या है, आर कॉस थीटा, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनसी, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी, यहाँ पे जो रिएक्शन आ रहा है दूसरे वाले स्फीयर से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनसी इक्वल टू आर, आर की वैल्यू लिख देंगे, आर की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू इंटू 2r अपॉन 4br माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ये है b माइनस 2r अपॉन 2r। तो यहाँ 2r कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा, w b माइनस 2r अपॉन स्क्वायर रूट 4br माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो है हमें सी पर जो है जो रिएक्शन फोर्स आ रहा है वो हमें मिल गया, सी पर रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं, तो बच्चों हमें जो है दूसरे वाले फिगर से आर और एनसी मिल गया, मतलब आर की वैल्यू रिएक्शन जो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है वो मिल गया, और एनसी मतलब नॉर्मल रिएक्शन एट सी पॉइंट पे जो रिएक्शन आ रहा है, दीवार जो लगा रहा है दूसरे स्फीयर पे, वो मिल गया। अब हम जो है पहले वाले स्फीयर पे जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो आइए पहले वाले पे देखते हैं। तो लिखेंगे, पहले हम पहले वाले को भी रिजॉल्व करेंगे। देखिए एक फोर्स जो है क्या है, आर नीचे की तरफ है इस तरीके से, तो इस पे एक डायरेक्शन ये होगा, क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, आर, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो इसको हमने आर को स्प्लिट कर लिया दो पार्ट में, तो इसको हम कट कर देंगे। अब जो है नेक्स्ट जो है हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग दी, नेक्स्ट लिखेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन स्फीयर वन स्फीयर पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए हमें आर तो पता चल गया, आर पता चल गया, तो हम वर्टिकल को बैलेंस कर देंगे, तो हमें जो है एन बी पता चल जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्सेज इक्वल टू 0। अपवर्ड मतलब सारे अपवर्ड और सारे डाउनवर्ड, अपवर्ड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या है, एनबी है, तो यहाँ पे एनबी लिख लेंगे। देखेंगे इस पे डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, ये दोनों लग रहा है, एक डब्ल्यू और एक आर साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू प्लस आर साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हम डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू ही लिखेंगे, क्योंकि हमें डब्ल्यू ही दी गई है वेट। आर 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 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखें तो जो है आर जो है साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू इंटू 2r, यहाँ पे देखिए w इंटू 2r, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, राइट। तो हालांकि r साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या है, ये देखिए r साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से भी हमें मिल जा रहा है, डायरेक्ट क्या है, w है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, w लिख देंगे, तो आसानी से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे, w लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख हो जाएगा, 2w। तो nb जो है डायरेक्ट हमें क्या मिल गया, 2w। कैसे मिला हमें, सॉरी सर्दी बहुत है, देखो यहां से हमें मिला, बीच में ही हमें मिल गया, आर साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, हमने सेकंड पे जब जो है अप्लाई किया था, आर साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आर साइन थीटा लग रहा था, तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, डब्ल्यू लिख लेंगे, राइट। तो डब्ल्यू हमने लिख लिया। तो बी पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स आ गया 2w, राइट। नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, अब हमें केवल एक ही रिएक्शन कौन सा निकालना है, Na निकालना है। अब हम अप्लाई करेंगे फिर से, और सिग्मा एफ एक्स 0 करेंगे। अभी इसी पे हम स्फीयर 1 पे ही जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल कंडीशन जो होता है, ट्रांस जो है वो मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन को जो है बैलेंस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सारे जो है राइट हैंड फोर्सेस जो भी लग रहे हैं, माइनस लेफ्ट वर्ड फोर्सेस इक्वल टू 0, और जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस,
ठीक है। तो ऑल जो है दिस साइड फोर्स इज इक्वल टू दिस साइड, तो इस साइड में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए Na केवल लग रहा है, तो यहाँ पे Na लिख देंगे। और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में केवल और केवल क्या लग रहा है, आर कॉस थीटा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर कॉस थीटा। अब आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ये हम देखेंगे। तो हमने अभी जो हमने सॉल्व किया है उसमें आर कॉस थीटा आया था, देखिए ध्यान से, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, एनसी है, क्या है, एनसी, और एनसी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये, राइट। तो आर कॉस थीटा जो है हमें क्या मिल जाएगा, आइए देखते हैं। आर कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे हम देख लेंगे, हमें मिल जाएगा डब्ल्यू बी माइनस टू आर, क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी माइनस टू आर अपॉन बी माइनस टू आर अपॉन रूट फोर बी आर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमें जो है सारे जो है रिएक्शंस Na ये हो गया, Nb हो गया, और Nc कितना है, Nc कितना आया है, Nc की वैल्यू भी जो है हमें जो है कितना आया है, Nc की वैल्यू भी हमें यही आया है, कितना जो है, और cos थीटा जो इसकी वैल्यू है वही Na की वैल्यू है, और ये कितना है, ये भी डब्ल्यू बी माइनस टू आर अपॉन रूट फोर बी आर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। और जो है हमें जो रिएक्शन फोर्स आपस में जो एक दूसरे जो है स्फेयर्स लगा रहे थे, आर की वैल्यू वो क्या मिली है, उसकी भी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, डब्ल्यू टू आर अपॉन रूट फोर बी आर माइनस बी स्क्वायर, ये मिल गया। तो ये चारों चीजें हमने कैलकुलेट की जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द थ्री रिएक्शंस जो हमने माना है ए बी और सी पॉइंट पे, Na Nb और Nc, Na Nb और Nc, ये तीनों रिएक्शंस हमें मिल गया, ठीक है। और क्या मिल गया, आल्सो फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय ईच स्फीयर, हर एक स्फीयर एक दूसरे पे फोर्स जो लगा रहा है वो, तो हमने माना था कि एक दूसरे पे जो स्फीयर फोर्स लगा रहा है वो क्या है, आर लगा रहा है, देखिए, और न्यूटन थर्ड लॉ से आर आर दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, फोर्स बराबर होंगे, और आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। तो चारों जो है पार्ट हमें जो है मिल गया। तो एक बार देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, यहाँ तक सॉल्व किया गया है, उसके बाद जो है दूसरे पेज पे यहाँ तक सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे जब इतना करेंगे। थोड़ा चीज इसमें लिख सकते हैं, लेट द रिएक्शन एट ए बी सी इज Na, यहाँ पे लिख देंगे पहले, लेट रिएक्शन एट ए बी एंड सी आर Na Nb एंड Nc, और फोर्स exerted by each sphere is R, ये लिख लेंगे, बाकी सब क्लियर है, ठीक है, बाकी सब सही है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है कि सेकंड क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो क्या है, लिखा है सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स बेस इज इक्वल टू bh क्यूब बाय 12 where b and h are the base and height of the triangle section respectively। तो आपको ये एक टाइप का डेरिवेशन है, जो कि क्या, किसका डेरिवेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर का डेरिवेशन है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जो है फाइंड करना है, किसका, ट्रायंगुलर सेक्शन। कैसा सेक्शन है, ट्रायंगुलर। तो एक हम ट्रायंगुलर सेक्शन इसमें बनाएंगे, ट्रायंगुलर सेक्शन कैसे, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से एक ट्रायंगुलर सेक्शन हम बनाएंगे, ए बी सी, राइट। अब इसका बेस क्या है, इसका बेस कह रहा है बी है, और जो है इसका जो हाइट है वो क्या है, यहां से यहां तक कितना है, एच, ये कह रहा है, ये दिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है ऑफ एरिया अबाउट बीसी, बेस के अबाउट, मतलब आई बी सी, आपको क्या करना है, आई बी सी इज इक्वल टू क्या है, ये प्रूव करना है, कितना, बी एच क्यूब बाई 12, ये टू प्रूव करना है, टू प्रूव, राइट, ये प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम आगे प्रूव करेंगे। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट एबीसी इज ए ट्रायंगुलर सेक्शन, क्या लिखेंगे, लेट एबीसी इज ए ट्रायंगुलर सेक्शन having base b and height कितना है, h, ये गिवन है आपको, राइट।
अब हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए जनरलाइज फार्मूला हम लगाएंगे। जनरलाइज फार्मूला क्या होता है, जनरलाइज फार्मूला जो है हमारे पास क्या है, आईबीसी जो हम निकालेंगे, आईबीसी उसका जनरलाइज फार्मूला अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, जनरलाइज फार्मूला क्या है वो हम लिखेंगे, आईबीसी इज इक्वल टू जो है फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम कुछ मानेंगे, मान लेंगे कि लेट एन स्मॉल एलिमेंट, एन एलिमेंट हम जो है मान लेंगे, लेट ए स्मॉल एलिमेंट स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप ये हम लेंगे। ठीक है, इसका जो है हम विड्थ मान लेंगे, जैसे इसका विड्थ बी है तो इसका विड्थ कितना होगा, हम मान लेंगे b1। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है बेस से वो कितना है, यहां से डिस्टेंस कितना है y। ठीक है, y डिस्टेंस मान लेंगे, और इसकी थिकनेस कितनी है dy, इसकी कितनी थिकनेस क्या है dy। तो हम क्या यहाँ पे लिख लेंगे ये चीज, लेट कंसीडर, let consider an a small elemental strip strip having thickness having thickness having thickness dy with b1 and distance from base is y। ठीक है, तो y डिस्टेंस पे b1 विथ का dy थिकनेस का हमने क्या ले लिया, एक स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप ले लिया। अब इस स्मॉल एलिमेंट स्ट्रिप का जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस पॉइंट, इस जो है बेस लाइन के अबाउट। ठीक है, तो अब हम जो है क्या करेंगे कि जो है नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईबीसी इक्वल टू इस स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप के कारण निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, आईबीसी क्या हो जाए होता है कि इसका वर्टिकल से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसका वर्टिकल से डिस्टेंस कितना है। हाँ, नेक्स्ट जो है हम लिखेंगे आई बी सी इक्वल टू, हम इस एलिमेंटल जो स्ट्रिप है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो जो है जो बेस के अबाउट बेस से है, तो बेस से जो है क्या है वाई डिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर, और जो स्मॉल एलिमेंट का एरिया है वो क्या है डी ए, ऐसे लिखेंगे। तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना है डी ए, तो इस एरिया की वजह से जो बीसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होगा, वाई स्क्वायर डी ए। ये क्या होगा, वाई स्क्वायर डी ए। जैसे कि आपको जो है लिखते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर लिखते हैं, राइट, तो वहां एम आर स्क्वायर होता है। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया का क्या हो जाएगा जो है वाई स्क्वायर डी ए। जिस एक्सिस के इसके अबाउट निकालना है उसका वर्टिकल डिस्टेंस उस एरिया का कितना है वाई है, तो वाई स्क्वायर इंटू जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा डीए एरिया की वजह से, डीए एरिया का बीसी के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसको जो है डीए की वजह से हो गया, पूरे ट्रायंगल की वजह से क्या होगा, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें पूरे ट्रायंगल का जो है वो मिल जाएगा हमें, राइट। तो ये जो है एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। तो इसमें अब जो है हम वाई स्क्वायर डी ए, अब हम डी ए कैसे लिखेंगे, तो डी ए क्या है स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो डी ए इजक्वल टू हम लिख सकते हैं विथ विथ, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये जो है रेक्टेंगल टाइप का है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा विथ इंटू थिकनेस, तो क्या होगा बी वन इंटू डी वाई। थिकनेस कितना है डी वाई और विथ कितना है बी वन, तो क्या होगा बी वन डी वाई। अब B1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि B1 तो हमने माना है, जबकि उन्होंने क्या दिया है B और H इसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक ट्रायंगल जो है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, देखिए ध्यान से, आपने जो है 9th-10th में पढ़ा होगा, एक स्मॉल ट्रायंगल और एक बड़े वाले ट्रायंगल। तो स्मॉल ट्रायंगल का जो है बेस और जो है हाइट का रेशियो, और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस और हाइट का रेशियो क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में। तो पहले हम इस स्मॉल जो ट्रायंगल है इसको मान लेते हैं ई और एफ, ए ई एफ में जो है ये जो है डिस्टेंस कितना होगा एच माइनस वाई हो जाएगा, ये कितना होगा एच माइनस वाई, और इसका बेस क्या है बी1, बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है एच, और जो है बेस क्या है बी है, राइट। तो हम क्या लिख लेंगे जो है अप्लाइंग अप्लाइंग जो है थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रॉम ट्रायंगल AEF and triangle ABC
हम क्या लिख सकते हैं, b1 अपॉन h माइनस वाई इक्वल टू b1 अपॉन h माइनस वाई इक्वल टू b अपॉन टोटल लेंथ कितना है, हाइट कितनी है h। तो b1 हमें मिल जाएगा क्या, b h माइनस वाई अपॉन h, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो dA क्या हो जाएगा, dA इक्वल टू होता है b1 dy, राइट। तो यहाँ पे dA की वैल्यू क्या रख देंगे, b h माइनस वाई अपॉन h इंटू डी वाई, ये लिख देंगे। तो यहाँ पे हम ये चीजें सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली वाई स्क्वायर और डी ए की जगह क्या लिख देंगे, बी एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई, ये हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम जो है क्या रखेंगे, यहां से यहां तक लिमिट रखेंगे। अभी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या होगी, जो है इस लाइन पे लोअर लिमिट क्या होगी, 0 होगी, और जो है अपर लिमिट क्या होगी, 0 से h तक होगी, तो अपर लिमिट क्या होगी, h होगी, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट h। अब इसको हम सॉल्व करें तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल लें, तो बाकी वेरिएबल जो y से रिलेटेड टर्म है उसको अंदर ही रखें, तो b और h इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो 0 से h ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, h माइनस वाई डी वाई। वाई स्क्वायर हम अंदर ले जाएं, बाई पार्ट से जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको आसानी से, कैसे करेंगे, इसको हम b अपान h लिख लेते हैं, 0 से h, इसको अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, h वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट हम कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर, जीरो ही है, इसको इंटीग्रेट करें तो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको अलग कर लें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन h और इसका क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन y टू दी पावर 4 अपान 4 हो जाएगा। और यहाँ लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट h, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। फिर से इसको हम b अपान h लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपर लिमिट रख देंगे क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पर अपर लिमिट डायरेक्ट y की जगह क्या लिख देंगे, h रख देंगे, तो क्या होगा, h टू दी पावर 4 अपान 3 माइनस h टू दी पावर 4 अपान 4। h टू दी पावर 4 बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, b अपान h इंटू h टू दी पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लें तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, बी एच क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए 4 माइनस 3 1 जा 3 अपान 4 3 जा 12, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 1/12 बी एच क्यूब, ये हमारा आई बी सी हो जाएगा। बेस लाइन बी सी के जो है अबाउट मूवमेंट ऑफ inertia, area moment of inertia of a triangular section about its base BC is equal to BH cube by 12, यही हमें प्रूव करना था। देखिए ध्यान से, तो आई थिंक आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। पहले हमें एक स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप लेना है, उसका विड्थ निकालना पड़ेगा, जो है थ्योरम लगा के कि एक छोटा सा ट्रायंगल और एक बड़ा सा ट्रायंगल, 9th में आपने पढ़ा होगा इस टाइप का ट्रायंगल, जो रेशियो जो है, प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, सेम होते हैं, विड्थ और हाइट या साइड का भी जो है रेशियो, जैसे दिस अपान दिस साइड इज इक्वल टू दिस अपान दिस साइड, ये भी होता है, राइट। तो हमें जो दिया है, जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, और फाइनली जो है आसानी से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो बस इतना ही स्टेप आपको लिखना है, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से 6 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, राइटिंग हमारी थोड़ी गड़बड़ है, तो आप जो हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान रखिए। लेट एबीसी इज ए ट्रायंगुलर सेक्शन हैविंग बेस बी एंड हाइट h, let us consider the small elemental strip having thickness dy with b1 and distance from base is y। इस तरीके से लिख के हम आसानी से आगे जो है कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड का डी पार्ट, और ये भी 6 नंबर का है। ठीक है, स्टील बार सब्जेक्टेड टू लोड एज सोन, ये वाला पार्ट है इन फिगर 3, इस फिगर में डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार एबीसीडी ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो है दिया है कितना, 180 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, गिवन डेटा क्या क्या गिवन है हम लिख लेंगे कि जो है हमें जो है एबीसीडी ऑफ 10 सेंटीमीटर, देखो डायमीटर क्या है सबका सेम है, तो हम डायमीटर डी इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए डाटा यहाँ पे mm स्क्वायर वगैरह में है, तो इसको हम mm में चेंज कर लेंगे, कितना, 100 mm। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 100 mm, राइट।
नेक्स्ट जो है और क्या दिया है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन एज हाउ मच 180 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये दिया हुआ है, राइट। और क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पे हमें तीन जो है ये दिए हुए, राइट। तीन तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर ले, ठीक है। फिर और क्या दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें डिटरमाइन चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल हमें कैलकुलेट करना है, टोटल डेल्टा एल। तो आइए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेट। तो ये मैंने ऐसे ही फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप का जो है थ्योरी में आपको बताया है कि जब कभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन हो तो पहले हमारा ये जो जनरल फार्मूला होता है डेल्टा एल के लिए, अगर डेल्टा एल इज इक्वल टू हमने आपको बताया था पी एल अपॉन ए, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन पार्ट है, ए बी बी सी और सी डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीनों को सम कर देंगे। लेकिन सम और प्लस कब और माइनस कब करते हैं, डिपेंड करता है कि जो है हमें जो है टोटल जो एक्सटेंशन या जो है एक्सटेंशन या जो है डिमिनिश्ड इन साइज जो है होता है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसको हम पहले देखेंगे। तो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है। तो पहले हम तीनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, पहले पार्ट का फिगर ऐसे बनाएंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट का फिगर यहीं पे नीचे ही जस्ट बनाते जाएंगे, और तीसरे पार्ट का फिगर जो है हम इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है। फोर्स देखिए ध्यान से, लग रहा है 50 किलो न्यूटन, तो इस पे भी फोर्स जो है क्या होगा, 50 किलो न्यूटन बराबर का फोर्स लगेगा। यहाँ पे देखिए 60 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लग रहा है, इधर भी कंप्रेसिव 50 लग रहा था तो 50 कंप्रेसिव लगाया था, ऐसे 60 कंप्रेसिव इधर लग रहा है, ठीक है। तो इधर से भी हम 60 कंप्रेसिव लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो है इस वाले पे देखिए ध्यान से, इधर 40 लग रहा है, इधर क्या है 40 लगना चाहिए, इधर कितना लग रहा है 40, तो ये 40 क्या है जो है नेट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए इधर 60 है, इधर 40 कब आएगा, मतलब नेट फोर्स इधर जो है इस वाले जो है सरफेस पे, इन दोनों को जब मिला देंगे तो इस पे सरफेस पे नेट 40 कब आएगा, जब इधर हमने 60 लगाया और इधर कितना लगा देंगे 20, कितना लगाएंगे 20 लगा देंगे। अब इन दोनों को जो है इन दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो देखो इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में 60 है और इस डायरेक्शन में 20 है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 60 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 40, और 40 किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ये 40 लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि बीच वाले पार्ट पे फोर्स कितना लगेगा, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लिए कि बीच वाले पार्ट पे फोर्स कितना लगेगा। और ध्यान से देखें तो ये सारे जो फोर्स क्या है कंप्रेसिव होंगे, क्या होंगे कंप्रेसिव होंगे, मतलब लेंथ क्या होगा वो छोटा हो जाएगा, और सारे जो है कंप्रेसिव होंगे, और तो सारे लेंथ में क्या होगा, जो भी जो है लेंथ जो है डिक्रीज होगा, कम होगा, तो सारे जो है कम होंगे, और सारे कम को हम एक साथ जोड़ लेंगे तो क्या होगा, टोटल जो है डेल्टा एल कितना होगा वो हमें मिल जाएगा। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, डेल्टा एल वन निकालेंगे, ठीक है। तो डेल्टा एल वन ये पहले वाला फिगर है, ये दूसरा है पार्ट, ये तीसरा है। इस वाले का लेंथ कितना है देखिए 300 है, इस वाले में कितना है 310, और इस वाले में भी क्या है 310, डायमीटर दोनों में सेम है। तो पहले हम जो है यहाँ पे निकालने के लिए एरिया देखेंगे, ठीक है। तो जो है हमारा डेल्टा एल इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं कि डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री। डेल्टा एल वन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एल वन जब करेंगे तो क्या होगा पी वन, लेंथ चेंज हो रहा है तो एल वन, एरिया सेम है तो वही रखेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है तो वही रखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, पी वन एल वन अपान ए ई प्लस पी टू एल टू अपान ए ई प्लस पी थ्री एल थ्री अपान ए ई, ये हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब हमें P1 P2 P3 क्या दिया है, P1 50 P2 20 और P3 60 दिया है। P1 क्या दिया है, P1 50 किलो न्यूटन, P2 कितना दिया है 20 किलो न्यूटन, और P3 कितना दिया है 60 किलो न्यूटन, ये दिया हुआ है, ठीक है। L1 की बात करें तो 300 mm दिया है, L2 की बात करें तो 310 दिया है, और L3 की बात करें तो ये भी 310 mm दिया हुआ है, राइट।